नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम रूसो के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का हमने अध्ययन किया। कई बार परिवर्तन के तौर पर ये पूछ लिया जाता है कि रूसो के राजनीतिक दर्शन में समाजवाद, निरंकुशवाद और प्रजातंत्र के बीज एक साथ निहित हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि रूसो के चिंतन में जो महत्वपूर्ण अलग अलग विचार हैं वो किस प्रकार से अभिव्यक्ति पाते हैं उनके चिंतन में। तो उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत को पढ़ने से हमको एक मोटा मोटा आइडिया लगता है कि रूसो का जीवन और सिद्धांत दोनों ही काफ़ी जटिल रहे हैं। और हार्मोन नाम के एक विचारक ने कमेंट किया है कि रूसो की विचारों की व्याख्या उतने ही ढंग से की गई जितने उसके व्याख्याकार हुए हैं। रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद और प्रजातंत्र इत्यादि परस्पर विरोधी विचार एक साथ देखे जाते हैं। पहले हम व्यक्तिवाद पर बात करें। व्यक्तिवादी जो विचार हैं वो रूसो के चिंतन में किस प्रकार मिलते हैं, तो उसमें दो बिंदुओं से हम बात करेंगे। एक तो उन्होंने जो डिजान अकादमी को निबंध लिखे थे उनमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मानवीय सभ्यता और जो सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं हैं वो समस्त बुराइयों की जड़ हैं। यदि हम वास्तविक सुख, स्वतंत्रता, श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा। बैक टू नेचर का नारा रूसो ने दिया था कि हमें वही अज्ञान, वही भोलापन दे दो, वही हमें खुश रख सकते हैं। तो उनके द्वारा सामाजिक जो कृत्रिमताएं हैं उनकी आलोचना व्यक्तिवाद की दिशा में ही एक प्रमाण है। रूसो इस बात पर बल देता है कि राज्य और सामाजिक जीवन की उन संस्थाओं ने व्यक्तियों को नैतिकता और स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें नैतिकता विहीन और दास की स्थिति में पहुंचाने का कार्य किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रारंभ भी इस पंक्ति के साथ वो करते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट ऑलवेज इन चेन्स, ये उन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता के प्रारंभ में कहा है। तो एक दृश्य तो उनका दो निबंधों में व्यक्तिवादी विचार देखने को मिलते हैं। दूसरा, सामाजिक समझौते में व्यक्तिवाद संबंधी क्या विचार हैं, तो उसमें कहा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो उन्होंने सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया है वो व्यक्तिवाद का ही समर्थन है, क्योंकि समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है और व्यक्ति राज्य के बिना अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। रूसो ने जो उनकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अनेक स्थानों पर सामाजिक राजनीतिक बंधनों से व्यक्ति की मुक्ति का आह्वान किया है। तो इस प्रकार रूसो ने अपने दर्शन का जो प्रारंभ है एक व्यक्तिवादी दार्शनिक के रूप में किया है। तो व्यक्तिवादी विचार उनके दो, एक तो डिजान नाम की जो अकादमी थी उसमें जो निबंध लिखे थे उसमें, और जो उन्होंने एक सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसमें देखने को मिलता है। दूसरे उनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो समाजवादी विचार हैं। यद्यपि हम रूसो को वैज्ञानिक समाजवादी या साम्यवादी नहीं कह सकते, क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद
का विधिवत रूप से प्रतिपादन जो है रूसो के बाद में कार्ल मार्क्स के द्वारा किया जाता है। फिर भी उनकी जो विचारधारा है उसमें समाजवाद के बीज स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, और जो विचार हैं उनमें क्या क्या समानताएं हैं उनको हम इन बिंदुवार तरीके से उनका अध्ययन करें। तो निजी संपत्ति में समाजवादी जो विचारधारा है वो निजी संपत्ति और केंद्रीकरण का विरोध करती है, क्योंकि वो व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण का प्रतीक है। रूसो की विचारधारा भी यही है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन जैसे ही निजी संपत्ति का उदय हुआ, प्राकृतिक अवस्था की जो समस्त शांति है वो समाप्त हो गई। रूसो ने डिजान नाम की अकादमी में एक निबंध लिखा था, असमानता की उत्पत्ति और उसकी नींव में उसने निजी संपत्ति की संस्था पर प्रहार करते हुए कहा था कि ये बिल्कुल ही अस्वाभाविक और अनुचितपूर्ण है। उसके साथ ही उसने समस्त मानवीय असमानता, कलह, असंतोष, संघर्ष का जो मूल कारण है वो निजी संपत्ति को माना है रूसो ने। राज्य के बारे में रूसो राज्य संस्था का भी आलोचक है। एक स्थान पर वो लिखता है कि नागरिक शासन एक ऐसा पैशाचिक शासन है जो व्यक्तिगत संपत्ति की कृत्रिम वैधानिकता को मान्यता देता है। आगे चलकर कार्ल मार्क्स से इसे अपनाते हुए राज्य को शोषण का एक यंत्र कहते हैं। इसी प्रकार अधिकार सामाजिक देन। रूसो संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में नहीं मानता, बल्कि उसका नियमन समाज के द्वारा किए जाने की बात कहता है। सेबाइन इस संदर्भ में अपना उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि समाजवाद को रूसो की ये देन है कि एक सामान्य धारणा के रूप में समस्त अधिकार, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित है, समाज के अंदर ही अधिकार है, न कि उसके विरुद्ध। तो समाज की मान्यता या समाज की देन मानता है वो अधिकार के संदर्भ में। असमानता क्या है? इन समानताओं के अतिरिक्त रूसो न तो समाजवादी है न साम्यवादी, और उसमें कुछ मौलिक भिन्नताएं उसके चिंतन में देखने को मिलती हैं। तो उनको हम इन बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। संपत्ति, रूसो निजी संपत्ति का समर्थन करता है, साम्यवादी इसका विरोध करते हैं। भौतिक प्रगति, रूसो भौतिक प्रगति का विरोधी है, क्योंकि इसी के चलते व्यक्ति दूसरे पर निर्भर करता है और असमानता की उत्पत्ति होती है। लेकिन साम्यवादी इसके समर्थक हैं। भविष्य के बारे में साम्यवादी जो है मानव भविष्य के प्रति आशावान होते हैं और रूसो उसके प्रति निराशावादी है। जहाँ तक कृषि और उद्योग की बात है तो रूसो कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में समुचित वितरण और समानता का वर्णन करता है, जबकि साम्यवादी जो विचारधारा है वो औद्योगिक सभ्यता के संदर्भ में अपनी बात रखती है। इसी प्रकार साम्यवादी की तरह रूसो समानता की स्थापना के लिए न तो उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधनों का व्यक्तिगत स्वामित्व को मिटाना चाहता है और न ही योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख करता है, और न ही वो राज्य के विलीन होने की आवश्यकता को स्वीकार करता है जैसे समाजवादी साम्यवादी करते हैं, और न ही वर्गहीन जो समाज है उसकी स्थापना चाहता है। उसका उद्देश्य तो केवल एक ऐसा सीधा साधा छोटे राज्य की स्थापना करना है जहाँ प्रत्येक नागरिक को कम से कम इतनी संपत्ति हो कि वो अपना जीवन निर्वाह के लिए दूसरे पर निर्भर ना हो, और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के चलते वो राजनीतिक स्वतंत्रता को ना खो दे। तो रूसो के आदर्श राज्य में कानून और शासन का उद्देश्य उस समानता की स्थापना करना है जिसमें राज्य के सर्वाधिक गरीब नागरिक के पास भी इतनी संपत्ति हो कि वह धनियों के चंगुल से मुक्त रह सके। इन तथ्यों से ये स्पष्ट है कि रूसो न तो समाजवादी है न साम्यवादी। हाँ, रूसो के दर्शन में समाजवाद के बीज पक्ष विद्यमान है। अब हम बात करें कि निरंकुशतावादी विचार कहाँ कैसे मिलते हैं रूसो के चिंतन में। वैसे रूसो को प्रजातंत्र का अग्रदूत कहा जाता है, लेकिन उनके दर्शन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि वो निरंकुशतावाद का समर्थक है। तो
कैसे वो कहते हैं, किन आधारों पर कहते हैं, तो उसमें एक है सामान्य इच्छा, वो निरंकुश है। रूसो के यदि संपूर्ण दर्शन का एक सार कहा जाए तो वो है उसकी सामान्य इच्छा, और वो एक विवादास्पद सिद्धांत है। उसने कहा है कि सामान्य इच्छा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा के आदेश का पालन नहीं करता तो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी संकेत दिया गया है कि राज्य में राजनीतिक दल, चर्च, आर्थिक धार्मिक संघ का गठन नहीं हो सकेगा। रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत को हमने पढ़ा, और उसमें जो उसके लक्षण हैं, सर्वोच्चता, अदेयता, अखंडता, निरंकुशता, ये निरंकुशता के आधार समझे जाते हैं। और इसी आधार पर एक विद्वान है एडाइड, उन्होंने लिखा है कि रूसो की सामान्य इच्छा, रूसो जो है सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन और समर्थन करता है। रूसो के समझौते सिद्धांत में निरंकुशतावाद का प्रमुख तथ्य यह है कि समझौते में व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों का जो समर्पण है वो कर देता है, और समझौते के फलस्वरूप एक सामान्य इच्छा का उद्भव होता है और वो पूर्णतः निरंकुश है। रूसो ने स्पष्ट कहा है कि राज्य का व्यक्तियों के पूर्ण जीवन पर अधिकार होता है। व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना ही है। तो ये उसके सामान्य इच्छा संबंधी जो विचार हैं वो निरंकुशता के पैरोकार विचार हैं। एक राज्य का सावयव सिद्धांत जो है, रूसो ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राजनीतिक समाज की स्थापना की है वह राज्य के सावयव सिद्धांत का जन्म देता है। व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग है और उससे परे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सामान्य इच्छा इस सावयव को विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती है। राज्य रूपी इस सावयव को अपने व्यक्तियों पर निरंकुश सत्ता प्राप्त है। आगे चलकर हीगल रूसो के इसी सिद्धांत से प्रेरणा लेते हैं और उसके आधार पर राज्य के निरंकुशतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो के राज दर्शन में निरंकुशतावाद का भी पुट मिलता है, जो उसके सामान्य इच्छा रूपी सिद्धांत और सावयव सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो उसमें निरंकुशतावाद के बीज हमको दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद है प्रजातंत्र संबंधी उनके विचार। विद्वानों का ये कहना है कि यद्यपि रूसो की विचारधारा में निरंकुशता के कुछ चिन्ह हैं, लेकिन उनकी विचारधारा मूल रूप से प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। समझौतावादी विचारकों में सबसे प्रमुख प्रजातंत्रवादी फ्रांस की क्रांति के प्रणेता रूसो को ही कहा जाता है। प्रजातंत्रीय धारणा की जैसी अभिव्यक्ति उनके दर्शन में हुई है वैसी संभवतः किसी भी विचारक के दर्शन में नहीं हुई। तो उनके जो प्रजातंत्रीय विचार हैं उनको जानने के लिए हम इन बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। एक तो लोकप्रिय संप्रभुता है, कानून संबंधी विचार और जन कल्याणकारी राज्य संबंधी। प्रजातंत्र लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा पर आधारित है, और लोकप्रिय संप्रभुता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक कौन है? रूसो। रूसो संप्रभु शक्ति जनता में निहित मानता है, और उसका मत है कि जनता के द्वारा संप्रभुता का सतत रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रूसो के दर्शन में सरकार समुदाय का अभिकर्ता मात्र है, जिसके द्वारा केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो समुदाय के द्वारा उसे सौंपी जाती हैं। रूसो के ये जो विचार हैं वो प्रजातंत्र को एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। रूसो के द्वारा जो कानून की परिभाषा दी है वो भी प्रजातंत्र का समर्थन करती है। कानून को रूसो जनता की आवाज़ मानता है। उसके साथ ही उसका कहना है कि कानून समस्त व्यक्तियों का ऐसा प्रस्ताव है जो किसी विषय पर सामान्य रूप से प्रभाव डालता है। रूसो जन कल्याणकारी राज्य
का सिद्धांत का पैरोकार या समर्थक भी है। वह राज्य को सामान्य इच्छा की अनुभूति ही कहता है। रूसो की इस सामान्य इच्छा का आधार क्या है? जन कल्याण। सामान्य इच्छा सिद्धांत में हमने जो उसके खास विशेषताएं पढ़ी, तो उसमें ये भी एक बिंदु है कि सामान्य इच्छा है वो जनहित पर आधारित है, लोक कल्याण पर आधारित है। तो रूसो सामान्य इच्छा का आधार जन कल्याण को मानते हैं, और जन कल्याणकारी राज्य की अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त करता है। इस संदर्भ में कोल नाम के एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि रूसो के हाथों में सामान्य इच्छा का सिद्धांत मौलिक रूप से प्रजातांत्रिक हो जाता है तथा इस बात का दावा करता है कि जनता सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप से शासन करेगी। रूसो ने राजनीतिक जगत में प्रजातंत्र को एक सजीव सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया है। रूसो ने यह भी कहा है कि इस प्रजातंत्र के संदर्भ में वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पैरोकार है कि व्यक्ति के मत को, उसकी इच्छा को कोई दूसरा प्रतिनिधि व्यक्त नहीं कर सकता, वो स्वयं ही अपने मत का अभिव्यक्त कर सकता है सच्चे अर्थों में। तो इन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि रूसो प्रजातंत्र का मसीहा है जिसके पद चिन्हों पर आधुनिक मानव चल रहा है। तो ये रूसो के दर्शन में कुछ विभिन्न विरोधी विचार एक साथ देखने को मिलते हैं। कई बार सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है कि रूसो निरंकुशतावादी भी है और लाख से ज़्यादा लोकतंत्रवादी भी है। जब हम उसके राज्य के सावयवी रूप का साक्षात्कार करते हैं और सामान्य इच्छा के विचारों का अध्ययन करते हैं तो वो हमको समष्टिवादी, निरंकुशतावादी नज़र आता है। लेकिन जब हम लोकप्रिय संप्रभुता और जन कल्याणकारी राज्य की धारणा पर बात करते हैं तो रूसो हमको लोकतांत्रिक नज़र आता है। धन्यवाद।